बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। सुल्तान, मैं तो कहता हूँ कि राह के इन तीनों दहशत गर्दों यानी यहूदी एजेंट और उसके साथी दोनों कमांडोज को उसी जगह पर ही ख़त्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम्हारा क्या ख्याल है? सुल्तान ने कहा। कहते तो तुम ठीक हो, क्योंकि अब हमें इन लोगों के मंसूबों पर ज़्यादा ख़तरे मोल नहीं लेना चाहिए और ना ही इन लोगों के पीछे लगे रहना चाहिए। 2 कमांडोज हमने मार दिए हैं, ये 3 बाकी रह गए हैं। इन्हें भी मार डालते हैं और वापस इंडिया में चलते हैं। वहाँ हमारे हुर्रियत पसंद साथियों को हमारी बहुत ज़रूरत है। बस समझ लो ये तय हो गया। हम सुबह होते ही उस पहाड़ी वाले गांव के कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं और मालूम करते हैं कि ये तीनों राह के एजेंट वहाँ फ़कीरों के भेष में मौजूद हैं या नहीं। यहूदी एजेंट को तो मैं फ़ौरन पहचान लूँगा। सुल्तान ने मुझसे पूछा, लेकिन इंद्रानी को तुम भूल गए हो? ये भी तो राह की एजेंट है, हमें उसे भी ख़त्म करना होगा। मैंने कहा, पहले इन 3 ख़तरनाक दहशत गर्दों को ख़त्म कर लें, इसके बाद इंद्रानी से भी निमट लेंगे। हमारा फैसला हालात के ऐन मुताबिक था। इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। उस वक्त ये हमारी ज़द में थे। इससे पहले कि ये कोई बड़ी दहशत गर्दी करें, उनको ख़त्म कर देना ही बेहतर था। इसके बाद अगर कोई और दहशत गर्द पार्टी आई तो उससे भी निमट लेंगे। सुबह उठे तो अब्दुल ने नाश्ता तैयार कर रखा था। मैंने और सुल्तान ने नाश्ता किया और प्रोग्राम ये बनाया कि चूँकि सुल्तान को यहूदी एजेंट ने नहीं देखा हुआ, इसलिए वो आगे जाएगा, मैं उसके पीछे रहूँगा। हम निकल पड़े। पहले हम मौका का जायज़ा लेना चाहते थे। सुल्तान मुझे गाइड कर रहा था, उसे तमाम पहाड़ी रास्तों का पता था। आखिर हम नीचे वादी में पहुंच गए। ऊपर से मैंने गांव को देखा। सिर्फ 6-7 मकान थे। करीब ही एक जगह सब्ज रंग का झंडा एक दरख्त की शाख पर लहरा रहा था। सुल्तान ने कहा, यही वो कब्रिस्तान है। गांव से कुछ फासले पर आकर मैं एक दरख्त की आड़ लेकर इस तरह बैठ गया कि कोई देखे तो यही समझे कि मैं थक कर सांस लेने के लिए बैठ गया हूँ। वहाँ से कब्रिस्तान मुझे साफ नज़र आ रहा था। 10-12 कब्रें थीं। कब्रों के पीछे एक ज़मीन से ज़रा ऊंची एक कब्र बनी हुई थी, जिस पर सब्ज़ चादर और फूलों के हार पड़े थे। उसकी ओट में एक सब्ज़ पोश दरवेश बड़ा सा पगड़ बांधे बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ये यहूदी एजेंट हेवर्ड ही हो सकता था। उसके सामने 2 सब्ज़ पोश फ़कीर सर झुकाए बैठे थे। ये राह के दोनों दहशतगर्द ही हो सकते थे। 5-6 सादा लौ देहाती मर्द और औरतें एक तरफ बड़े अदब से बैठी थीं। फिज़ा में अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। पगड़ी वाले यहूदी एजेंट ने कंधों पर पुराना सा कंबल डाल रखा था। रात की बारिश के बाद मौसम खुल गया था। धूप निकली हुई थी। मैंने सुल्तान को देखा। वो एक कब्र पर फातिहा पढ़ रहा था। उसका रुख तीनों दहशतगर्दों की तरफ था। मैं दरख्त की ओट में ही छुप कर बैठा रहा। कुछ लम्हे गुजरने के बाद दूसरी तरफ से निकलकर सुल्तान चुपके से मेरे पास आकर बैठ गया और उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा ख्याल है कि यह नकली दरवेश यहूदी एजेंट ही है। उसका रंग सुर्ख और सफ़ेद है। नाक जैसा कि तुमने मुझे बताया था ऊपर को उठी हुई नुकेली है। बेहतर है कि तुम खुद जाकर उसे एक नज़र देख आओ। मैंने जवाब न दिया और खामोशी से उठकर कब्रिस्तान की अकबी शिकस्ता दीवार के साथ साथ चलता ऐसी जगह आकर एक कब्र के पास बैठकर फातिहा पढ़ने लगा जहाँ से मुझे पगड़ी वाले दरवेश के चेहरे का एक रुख साफ नज़र आ रहा था। मैंने पहली नज़र में ही उसे पहचान लिया। ये यहूदी एजेंट हेवर्ड ही था। उसकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई थी। सब्ज़ जुब्बा पहन रखा था और पूरा नकली पीर बनकर बैठा था। इस जेली दरवेश ने सादा लौ देहातियों पर ज़रूर अपना असर डाल रखा होगा, क्योंकि ये यहूदी मेरी इतला के मुताबिक अरबी थोड़ी थोड़ी जानता था और बाद आयात इसने ज़ुबानी याद कर रखी थी। एक बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारत ने इसराइली एजेंट का 2 वजूहात की बिना पर इंतखाब किया था। पहली वजह तो ये थी कि इसराइली यहूदी मुसलमानों के दुश्मन और हिंदुओं के दोस्त हैं। दूसरी वजह यह थी कि यहूदियों के बचपन ही में ख़तरे कर दिए जाते हैं। चुनाचे उन्हें यह ख़तरा नहीं होता कि अगर पकड़े गए तो ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि ये मुसलमान नहीं है। यहूदी एजेंट के सामने उसके 2 मुरीद सब्ज़ चोले पहने 2 जानों होकर सर झुकाए बैठे थे और आहिस्ता आहिस्ता झूम रहे थे। ये दोनों राह के कमांडो थे और ये इत्फाक से वही थे जिनको मैंने और सुल्तान ने बलूचिस्तान के मिज़ार पर मलंगों के भेष में देखा हुआ था। इसका मतलब था कि जिन 2 दहशत गर्दों को कराची के साहिल पर हमने हलाक किया था वो दूसरे 2 भारतीय कमांडो थे। मैंने सुल्तान की तरफ निगाह डाली। वो कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद तीनों दहशत गर्दों के पहलू से होकर मेरी तरफ आ रहा था। वो मेरे पास आते ही बैठ गया और आहिस्ता से कहने लगा, क्या ख्याल है? दोनों नकली मुरीदों को मैंने पहचान लिया है। ये वही बलूचिस्तान के गांव वाले नकली मलंग हैं। तुमने नकली पीर को पहचान लिया है क्या? मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने उसे पहचान लिया है। ये यहूदी एजेंट ही है। अब यहाँ से निकल चलो।
हम पीछे हटकर नशेब में उतर गए। यहाँ से एक पगडंडी दूसरे टीले की तरफ जाती थी। हम पगडंडी पर चल पड़े। अब हमें वापस अपने ठिकाने पर पहुँचना था। मैंने कहा, सुल्तान भाई, इस वक्त तीनों खतरनाक दहशतगर्द हमारे निशाने की जद में हैं। अगर ये यहाँ से इधर उधर हो गए तो फिर शायद ये इकट्ठे हमारे काबू ना आ सकें। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है इसी वक्त कर गुजरना चाहिए। सुल्तान खुद मेरी तजवीज़ के हक़ में था और कहने लगा, सबसे पहले हमें यह मालूम करना होगा कि ये लोग रात के वक्त कहाँ होते हैं, क्योंकि ये वारदात हम रात के वक्त ही कर सकते हैं। मैंने कहा, इंद्रानी के मुताबिक ये लोग कल की रात भी अपने ठिकाने यानी गिरजे वाले कॉटेज में नहीं गए थे। सुल्तान कहने लगा, हो सकता है आज रात वहाँ पर आ जाएं। मैंने कहा, फिर तो हमें उनकी निगरानी करनी पड़ेगी। अगर ये अलग अलग हो गए तो हमें मज़ीद इंतज़ार करना होगा कि कब ये रात के वक्त इकट्ठे होते हैं। दिन के वक्त हम इसलिए भी उन्हें कत्ल करने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे कि मुझे यकीन है भारतीय सफारत खाने का कोई ना कोई आदमी, देहाती आदमी या किसी मलंग के भेस में उनकी निगरानी ज़रूर कर रहा होगा। हमें उसकी नज़रों से भी बचना होगा, क्योंकि वो हम पर जवाबी फायरिंग भी कर सकता है। ये लोग असलहा साथ लेकर इस किस्म की मुहिम पर निकलते हैं। सुल्तान सोचने लगा और फिर बोला, यही हो सकता है कि हम आज की रात देख लें कि ये लोग गिरजे वाले कॉटेज में जमा होते हैं या नहीं। हम इसी जगह उन्हें आसानी से कत्ल कर सकते हैं। ये काम गांव के कब्रिस्तान में दिन के वक्त नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं इंद्रानी से मिलकर मालूम कर लूँगा कि ये लोग वहाँ पहुँच रहे हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त वो कॉटेज में अकेली ही होगी। सुल्तान बोला, ये काम तुम्हें अभी करना होगा। हमारे लिए एक एक मिनट बड़ा कीमती है। अगर आज रात ये कॉटेज में आ रहे हैं तो हमें वहीं उन्हें जहन्नुम रसीद करना होगा। कॉटेज वाला इलाका वैसे भी वीरान है। मैंने कहा, हमारे पास तो कोई असलहा भी नहीं है, चाकू तक नहीं है। सुल्तान बोला, उसकी तुम फिक्र न करो, मैं अभी शाह अमीर को इस्लामाबाद फ़ोन करता हूँ। वो अगर हमारे लिए यहाँ कुछ असलहा मुहैया ना कर सका तो मैं खुद उसके पास इस्लामाबाद चला जाऊँगा। मैं 2-2.5 घंटों में जाकर वापस आ सकता हूँ। इस तरह बातें करते हम अपने कॉटेज में आ गए। सुल्तान शाह अमीर को फ़ोन करने पोस्ट ऑफिस चला गया और मैं इंद्रानी से मिलने उसके कॉटेज की तरफ रवाना हो गया। इंद्रानी के कॉटेज पर ताला लगा हुआ था। मैंने ख्याल किया कि वो ज़रूर बाज़ार कुछ ख़रीदने गई होगी। मैं कॉटेज के सैन में एक तरफ होकर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी सी देर ही गुजरी थी कि मुझे इंद्रानी दरख्तों के नीचे से कॉटेज की तरफ आती दिखाई दी। मैं उठकर बरामदे में आ गया। इंद्रानी के हाथ में टोकरी थी जिसमें सब्ज़ी तरकारी पड़ी थी। मुझे देखकर वो जल्दी से मेरे पास आ गई और कहने लगी, सर, आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। मैं नीचे बाज़ार में सब्ज़ी वगैरह लेने चली गई थी। मैंने कहा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। उसने दरवाज़ा खोला। मैं उसके साथ अंदर चला आया। इंद्रानी ने टोकरी मेज़ पर रख दी और कहने लगी, सर, उम्मीद है आपने दिल्ली हेड ऑफिस रिपोर्ट भेज दी होगी। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, अभी तक नहीं भेजी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे ये मालूम करना है कि ये लोग रात के वक्त कहाँ जाते हैं। कल रात तो इनमें से कोई भी तुम्हारे पास कॉटेज में नहीं आया था। इंद्रानी बोली, सर, पार्टी लीडर हेवर्ड मुझे कह गया था कि हम एक रात गाँव के एक मकान में ही रहेंगे। उन्होंने आज रात आने के लिए कहा है। मैंने कहा, बात यह है इंद्रानी कि उन लोगों को बेहद मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुझे हमारे मुखबरों ने खबर दी है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वाले उनकी बराबर निगरानी कर रहे हैं। उनकी जान सख्त ख़तरे में है। आज रात अगर वो यहाँ आएँ तो उन्हें ख़बरदार कर देना और मेरा बिल्कुल ना बताना। तुम अपनी तरफ से उन्हें ख़बरदार करना। ऐसा ही करूँगी सर। 2-4 बातें करने के बाद मैं इंद्रानी से इजाज़त लेकर वापस चल पड़ा। सुल्तान शाह अमीर को फ़ोन करने के बाद पोस्ट ऑफिस की बगली सड़क पर एक जगह मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि शाह अमीर ने क्या जवाब दिया है, तो वो कहने लगा, शाह अमीर का एक ख़ास आदमी हमारे लिए कुछ असलहा लेकर इस्लामाबाद से चल पड़ा है। वो 1-1.5 घंटे में कॉटेज पर पहुंच जाएगा। शाह अमीर ने कहा था कि तुम्हें इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आदमी तुम्हें मतलूबा असलहा दे जाएगा। मैंने 2 रिवाल्वर, 2 कमांडो चाकू और 1 स्टेन गन मंगवाई है। जैसी सूरत हाल होगी वैसा ही असलहा इस्तेमाल करेंगे। तुम क्या पता करके आए हो? क्या इंद्रानी से मुलाकात हुई? मैंने उसे बताया कि इस बात का इम्कान है कि ये तीनों भारतीय दहशतगर्द आज की रात इंद्रानी वाले कॉटेज में ही गुजारें, तो फिर आज रात को ही हमें इनका काम तमाम कर देना चाहिए। मज़ीद इंतज़ार किया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम हाथ मलते रह जाएं। मैंने कहा, इस वक्त हम टारगेट के करीब ही आए हुए हैं। मौका पर चलकर देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ घात लगानी होगी, क्योंकि मेरी राय में हम उन तीनों को पहाड़ी के रास्तों पर इस तरफ आते हुए निशाना बनाएंगे। सुल्तान बोला, खुली जगह पर हमला किया तो उन लोगों को इधर उधर भागने का मौका मिल सकता है। रात के अंधेरे में वो आसानी से छुप भी जाएंगे। फिर तुम क्या कहते हो? मैंने पूछा। सुल्तान ने कहा, मेरा तो ख्याल है हमें उस वक्त अचानक अटैक करना चाहिए जब ये तीनों दहशतगर्द कॉटेज के अंदर कमरे में मौजूद हों। हम अचानक हल्ला बोलेंगे और उन्हें फ़रार होने का मौका ही नहीं देंगे। सुल्तान की तजवीज़ मुझे पसंद आई। हम नशीबी दरख्तों के पीछे से चक्कर काट कर उस जगह निकल आए जहाँ से हमें इंद्रानी का कॉटेज और उसकी तरफ जाती बल खाती छोटी सड़क साफ नज़र आ रही थी। सुल्तान ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ पहाड़ी की एक चट्टान आगे को निकली हुई थी और वो कहने लगा, हम शाम होते ही यहाँ आकर अंधेरे में घात लगाकर बैठ सकते हैं।
अगर इत्फाक से ये तीनों दहशतगर्द कट्टे काटेज की तरफ आए तो हम उन्हें स्टेन गन का ब्रस्ट मार कर यहीं भून डालेंगे। अगर अलग अलग करके आए तो फिर उन्हें काटेज के अंदर जाकर उड़ा देंगे, मगर तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम इसी जगह घात लगा कर बैठोगे कि अगर उनमें से कोई भाग कर बाहर आए तो तुम उसे यहीं ढेर कर दोगे। वैसे भी तुम्हें इंद्रानी के सामने नहीं जाना चाहिए। इससे बेहतर और कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं हो सकती थी। इस तरह की सूरत हाल में यही एक्शन हो सकता था। हम वापस अपने ठिकाने पर आ गए। दोपहर का खाना खाने के बाद हम कमरे में ही रहे। इतने में शामिर का आदमी असलहा लेकर आ गया। उसने एक ब्रीफ केस उठा रखा था। वो सुल्तान का सूरत आशना था। उसने ब्रीफ केस सुल्तान के हवाले करते हुए कहा, शामिर साहब को इस्लामाबाद इतला कर दीजिएगा कि माल पहुंच गया है। फिक्र न करो, उन्हें इतला कर दूंगा। वो आदमी वापस चला गया। ब्रीफ केस की चाबी वो हमें दे गया था। हमने ब्रीफ केस खोल कर देखा। उसमें एक स्टेन गन का मैगजीन, 2 रिवाल्वर और 2 कमांडो चाकू थे। रिवाल्वर की फालतू गोलियां भी थीं। और मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें सिर्फ स्टेन गन की ही ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर दहशतगर्दों में से कोई बचकर भागा तो मैं उसे ख़त्म करने के लिए रिवाल्वर अपने पास रख लूँगा। सुल्तान कहने लगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई मामूली किराए के दहशतगर्द नहीं हैं। ये तजर्बाकार इंडियन फौजी कमांडो हैं। अगर उनमें से कोई निकल कर भागा तो उसे टारगेट बनाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसी बात भी नहीं है कि वो असलहा के बगैर हों। उन्होंने असलहा ज़रूर अपने लंबे कुर्तों के अंदर छुपाया हुआ होगा। हमारी महारत और हमारी कामयाबी उसी सूरत में है कि हम अंधाधुंध बरस्ट फाइट करते जाएं और उनमें से किसी एक को हिलने जुलने का मौका ही ना दें। मैंने कहा, इस महारत का सबूत तुम्हें ही मुहैया करना होगा, क्योंकि उन पर स्टेन गन की फायरिंग तुम ही करोगे। फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें निकलने नहीं दूंगा। अपने ठिकाने पर वापस आकर हमने हथियारों को चेक किया और उन्हें कपड़े में लपेट कर ब्रीफ केस में रख दिया। हम शाम होने का इंतज़ार करने लगे। जब सूरज ग़रूब हो गया और पहाड़ी ढलानों पर अंधेरा उतरने लगा तो हम दोनों खामोशी से अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। मैंने रिवाल्वर अपनी जेब में छुपाया हुआ था। चाकू मेरी दूसरी जेब में था। स्टेन गन सुल्तान के पास थी, जो उसने अपनी जैकेट के अंदर छुपाकर जैकेट की जेब ऊपर तक बंद कर ली थी। सर्दी की वजह से मरी की सड़कें और भी सुनसान हो रही थीं। हम एक घाटी से होकर ऊपर पोस्ट ऑफिस वाली बगली सड़क की तरफ चढ़ाई चढ़ रहे थे। पोस्ट ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते शाम गहरी हो गई थी। पहाड़ी के इर्द गिर्द जाने वाली छोटी सड़क भी सुनसान थी। हमने दिन के वक्त ही अपनी पोजीशनें मार्क कर ली थीं। इंद्रानी के कॉटेज के पास आकर हमने कॉटेज पर निगाह डाली। कॉटेज के बरामदे की बत्ती जल रही थी। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। सुल्तान ने जैकेट के अंदर से स्टेन गन निकालते हुए मुझे अपनी पोजीशन पर जाने के लिए कहा और ख़ुद अपनी पोजीशन की तरफ चला गया। मैं उसी जगह घात लगाकर बैठ गया जहां पहाड़ी की दीवार में से एक चट्टान ज़रा सी बाहर को निकली हुई थी। यहाँ से कॉटेज का सैन, उसका गेट और उसके सामने की सड़क मेरे निशाने में थी। अगर अंदर से कोई दहशतगर्द दौड़कर बाहर की तरफ निकलता है तो मैं उसे आसानी से ढेर कर सकता था। सुल्तान मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मगर वो ऐसी जगह घात में था कि इंद्रानी के कॉटेज की तरफ जो भी जाता उसको उसके करीब से होकर गुजरना पड़ता। उस वक्त बस एक ही ख्वाहिश थी कि काश खुशकिस्मती से ये तीनों दहशतगर्द एक साथ ही वहाँ से गुजरें। अगर उनमें से एक भी नहीं आता तो हम फायरिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि 2 को मरता देखकर तीसरा यकीनी तौर पर पोश हो जाता और उसके बाद उसे तलाश करना इतना आसान काम नहीं था। ये बिल्कुल ऐसी ही बात थी कि आपके घर में 3 सांप निकल आएँ, आप 2 को तो मार दें और एक घर में किसी जगह रुपोश हो जाए। ये तीसरा सांप आपकी नींदें हराम कर सकता है। जहाँ हम घात लगाए बैठे थे उससे ज़रा आगे पहाड़ी की दीवार एक तरफ घूम जाती थी। उस मोड़ पर एक खंभे पर बिजली का बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी सड़क पर आ रही थी और वहाँ से गुजरते हुए दहशतगर्दों को हम बखूबी देख सकते थे और पहचान भी सकते थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी हमारी बेचैनी में भी इजाफा हो रहा था। ऐसे मौक़ों के लिए हमने एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए एक ख़ास परिंदे की आवाज़ मुकर्रर कर रखी थी। जब काफ़ी देर हो गई और दुश्मन नज़र न आया तो मैंने परिंदे की ख़ास आवाज़ निकाल कर सुल्तान को सिग्नल दिया कि जाग रहे हो कि सो गए हो। उसने भी फ़ौरन परिंदे की आवाज़ में मेरे सिग्नल का जवाब दे दिया। वो जाग रहा था और पूरी तरह से होशियार था। हमें एक दूसरे के पास जाकर बात करने की ना ज़रूरत थी और ना ही वो एक ऐसा मौका था। अचानक मुझे दूर से कुछ सुनाई दिया। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने आवाज़ पर कान लगा दिए। वही आवाज़ दूसरी बार फिर सुनाई दी। ये 2 आदमियों के बातें करने की आवाज़ थी। आवाज़ करीब से करीब होती जा रही थी। मैंने सुल्तान को परिंदे की धीमी आवाज़ निकाल कर सिग्नल दिया। उसने भी फ़ौरन उसी तरह से जवाब दे दिया। इसका मतलब था कि उन आदमियों की बातों की आवाज़ वो भी सुन रहा था। मैंने पहाड़ी की बगली सड़क की तरीकी पर नज़रें गाड़ रखी थीं। उस तरीकी में से कुछ इंसानी साए उभरे। मेरे दिल की धड़कन ज़रा तेज़ हो गई, इस ख्याल से कि ये भारत के दहशतगर्द ही हों और तीनों एक साथ हों, उधर के देहाती आदमी ना निकल आएँ। मैं दिल से चाहता था कि इन तीनों का काम तमाम करके इस किस्से को इसी जगह ख़त्म कर दिया जाए। ये 3 इंसानी साए थे। अब ये देखना था कि ये भारतीय दहशतगर्द ही हैं या कोई और लोग हैं। साए ज़रा करीब आए तो मैंने देखा कि ये 3 लंबे लंबे फ़कीराना चोलों वाले तीनों दहशतगर्द ही थे। मैंने सांस रोक लिया। वो मुझसे 6-7 कदमों के फासले पर से होकर गुजर गए। अब मुझे यही फिक्र लगा था कि सुल्तान से कोई चूक ना हो जाए और ऐसा ना हो कि दुश्मन हमारी साथ में आकर हमारे हाथ से निकल जाए। मगर सुल्तान पूरी तरह से होशियार था।
बाद में उसने मुझे बताया कि मैंने खुद उन्हें दूर से आता देख लिया था और स्टेन गन को सीधा कर लिया हुआ था। वहाँ फायरिंग के धमाके गूंजने ही वाले थे। पिस्तौल पर मेरे हाथ की गिरफ्त भी मजबूत हो गई थी। मेरी नज़रें रात के अंधेरे में उन दहशतगर्दों के साथ साथ आगे जा रही थीं। तीनों साए जहाँ पहाड़ी घूम जाती थी वहाँ पहुँचे तो बिजली के खंभे की रोशनी में वो साफ नज़र आने लगे। जैसे ही वो मोड़ घूमकर कॉटेज की तरफ बढ़े, रात की साकित फिजा स्टेन गन के यके बाद दिगरे 4 बरस्तों से गूंज उठी। मैंने तीनों दहशतगर्दों को एक साथ नीचे गिरते देखा। उनके गिरते ही सुल्तान गाद से निकल आया। ये उसकी गलती थी, क्योंकि उन दहशतगर्दों के साथ उनकी हिफाजत और निगरानी करने वाला कोई दूसरा भारतीय दहशतगर्द वहाँ मौजूद हो सकता था और वो सुल्तान को वहीं ढेर कर सकता था। लेकिन खैरियत गुजरी, तीनों दहशतगर्द अकेले ही थे। मैं भी दौड़कर सुल्तान के पास आ गया। सुल्तान ने इस कदर अचानक और इतने सही बरस्ट फायर किए थे कि उनमें से किसी को वहाँ से भागने के लिए एक कदम उठाने की भी मोहलत न मिली थी। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, यहूदी एजेंट को पहचानो। दूसरे दहशतगर्दों को तो मैंने पहचान लिया है। मैंने झुककर लाशों को देखा। तीनों लाशें ज़मीन पर औंधी पड़ी थीं और उनके बदन से खून उबल उबल कर उनके सब चोलों में जज़ब हो रहा था। मैंने यहूदी एजेंट को पहचान लिया। ये वही दुश्मन पाकिस्तान इसराइली एजेंट था जिसे भारत ने इंतहाई ख़तरनाक तखरीबी मिशन पर पाकिस्तान भेजा था। यह सारा काम 20-30 सेकंड में हो गया था। जब हमें यकीन हो गया कि तीनों भारतीय दहशतगर्द ख़त्म हो चुके हैं तो हम तेज़ी से दौड़ते हुए रात की तरीके में गायब हो गए। पहाड़ के पैरों से गुजरती छोटी सड़क पर आकर हम नीचे घाटी में उतर गए और खड्डों और बसाती खुश्क नालों में से गुजरते हुए आखिर अपने ठिकाने पर पहुंच गए। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए थे और तीनों दहशतगर्दों का किस्सा एक साथ ही ख़त्म कर दिया था। मुझे बार बार इंद्रानी का ख्याल आ रहा था। मैंने सुल्तान से कहा, इस सारे इलाके के मकान खाली पड़े हैं। पुलिस को सुबह किसी आने जाने वाले के जरिए ही लाशों का इल्म होगा। इंद्रानी ने बाहर निकल कर तीनों लाशों को ज़रूर देख लिया होगा। सुल्तान कहने लगा, हो सकता है वो खौफजदा होकर वहाँ से किसी तरफ भाग गई हो। मैंने कहा, यहाँ उसका जानने वाला कोई नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकती। ज़रूर कॉटेज में ही सैमी बैठी होगी। वैसे भी अंधेरी सर्द वीरान रात में वो कहाँ जा सकती है। अगर उसे जाना भी हुआ तो सुबह मुँह अंधेरे किसी लारी वगैरह में बैठकर इस्लामाबाद भारतीय सफारत खाने पहुँचने की कोशिश करेगी, क्योंकि वही उसके लिए पनाह हासिल करने के लिए एक जगह है। इस पर सुल्तान ने कहा, अगर एक बार इंद्रानी भारतीय सफारत खाने पहुँच गई तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा, बेशक निकल जाए, हमें अब उससे कोई सरोकार नहीं है और वो अकेली कुछ कर भी नहीं सकती। सुल्तान बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस औरत के साथ भारतीय सफारत खाने में पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक रब्ता कायम रखना चाहिए ताकि हमें सूरत हाल का इल्म होता रहे। हमने एक एहतियात ये की थी कि वापस अपने कॉटेज में आते हुए हथियार चाकू समेत एक जगह झाड़ियों में छुपा दिए थे। उस वक्त हम आलात कत्ल अपने साथ कॉटेज में नहीं ले जाना चाहते थे। इस एहतियात ने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। हम सो गए। अभी सुबह नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं तकरीबन जाग ही रहा था। सुल्तान सो रहा था। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से किसी मर्द की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलें, हमें आपसे एक ज़रूरी काम है। मेरी आवाज़ सुनकर सुल्तान भी उठ बैठा। मैंने उसे कहा, मेरा ख्याल है पिंडी से शामीर का कोई आदमी आया है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में बिजली का बल्ब जल रहा था। 2 आदमी बाहर खड़े थे। उनका लिबास शलवार कमीज और गर्म कोट था। एक ने गर्म चादर भी लपेट रखी थी। मेरे तजर्बे ने मुझे बता दिया कि ये दोनों पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के आदमी हैं। मैंने पूछा, फरमाइए क्या बात है? उनमें से एक ज़रा भारी बदन का था। उसने अस्सलाम वालेकुम कहकर मुझसे हाथ मिलाया और बोला, मेरा नाम गुलाम साबिर है, ये मेरा दोस्त दस्तगीर है। हमने आपको तकलीफ़ दी, जिसकी माफ़ी चाहते हैं। इस दौरान सुल्तान भी दरवाजे के पास आ गया। उसने पूछा, आप कैसे आए हैं? गुलाम साबिर बोला, दरअसल हमें एक साहब की तलाश है। उसने यही कोठी बताई थी, मगर आप दोनों में से वो साहब नहीं हैं जिनसे हमें ज़रूरी काम है। उनका नाम अब्दुल सत्तार है, ठेकेदार हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने ख़ास तौर पर यह बात नोट की कि हमसे बातें करते हुए ये शख्स खुले दरवाजे में से अंदर कमरे का भरपूर जायज़ा ले रहा था। मैंने कहा, हम किसी अब्दुल सत्तार साहब को नहीं जानते। हो सकता है हमसे पहले वो इस कोठी में रह रहे हों। उस आदमी के साथी ने कमरे में झांक कर देखते हुए पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? सुल्तान ने कहा, अकेले से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब था कि आपकी फैमिली साथ नहीं है। मैंने कहा, ये नहीं, आप किसी दूसरी कोठी में जाकर अपने आदमी को तलाश करें। और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सुल्तान ने मेरी तरफ देखा। ये कौन हो सकते हैं? उसने पूछा। मैंने कहा, मुझे तो सर से पांव तक दोनों इंटेलिजेंस के आदमी ही लगते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस को भारतीय दहशतगर्दों की लाशें मिल गई हुई हैं और CID अलर्ट हो गई है। मैंने कहा, लगता तो कुछ ऐसा ही है। हम दरवाजे को कुंडी लगाकर चारपाई पर बैठ गए। सुल्तान बोला, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मैंने कहा, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत तजर्बेकार है। उसको अगर हम पर शक पड़ गया तो हम अजीब व गरीब हालात में फंस जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन लारी तो काफ़ी दिन चढ़े रावलपिंडी जाती है। सुल्तान बोला, अब रावलपिंडी को भूल जाओ। हम यहाँ से आज़ाद कश्मीर की तरफ निकल जाएंगे और वहाँ से जैसे भी मुमकिन हुआ और जितनी जल्दी मुमकिन हुआ जंगबंदी लाइन अबूर करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे।
हमारा मिशन भी अब ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा, लेकिन ये लोग ज़रूर कहीं छुपकर हमारी निगरानी कर रहे होंगे। सुल्तान गर्म जैकेट पहनते हुए बोला, इन्हें अपना काम करने दो, ये हमारा कमाल होगा कि हम कैसे इनकी निगाहों से बचकर निकलते हैं।